हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए। आज अपन कंप्लीट आपका फर्स्ट पोर्शन है, उसी की क्लास रहने वाली और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली। इसमें क्या बात करेंगे? राजस्थान जीके, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के सवाल बहुत ही शानदार रहने वाले। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली आज की। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे, अपनी हाजिरी दे देंगे लाइक के साथ। एक बार क्लास को लाइक कर दे, तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दे। फिर आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास के अंदर बहुत ही शानदार एक सूचना लाई है। इस सूचना को जानना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि क्लास के शुरुआत में आपको बता देते हैं, फिर अपनी विधिवत क्लास रहने वाली है। क्लास के अंदर शुरुआत में क्या बताएंगे कि राजस्थान की एकमात्र पशुधन सहायक के लिए हमने एक ई बुक को तैयार किया है। वो ई बुक कितने में रहने वाली है, क्या रहने वाली है, आपको तमाम जानकारी इस क्लास के माध्यम से मिल जाएगी। राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट मतलब LSA के लिए वर्तमान में आपका जो 13 जून को पेपर है, जो 13 जून का आपका पेपर होने वाला है, उसी के लिए अपने ई बुक का निर्माण किया है। वो भी बहुत ही शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ। इसमें क्या रहने वाला है? वन लाइनर क्वेश्चंस विथ आंसर रहने वाले हैं और 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का समावेश देखने को मिलेगा। और मात्र 49 में उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको इस बार ई बुक का परचेज करने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर देखो जारी कर दिए। इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप मैसेज कर लेना, सर जी हमारे को ई बुक चाहिए, तो आपको व्हाट्सअप के जरिए भेज दी जाएगी। और इसमें क्या रहने वाला है? राजस्थान जीके के 500 न होकर अब 700 कर दिए। 700 क्वेश्चन रहने वाले, करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चन, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन और पशुपालन के 500 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री के। इसी प्रकार से 1800 से ज़्यादा, कितने 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार कम फीस में 49 रुपये में आप आजकल कुछ भी खर्चा कर लेते हो। नॉर्मल खर्चे में आपकी इतनी सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि हकीकत में सर कंटेंट में बहुत ही दम है और बहुत ही शानदार हमने व्यवस्थित तरीके से ई बुक को पूरी ई बुक का निर्माण किया और इसी प्रकार से आपको परचेज करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक लगभग 300 से भी ज़्यादा बच्चों ने हमारे से ई बुक को परचेज कर लिया है। तो आप भी देरी न करें, आज ही मैसेज कर ले और अपनी ई बुक को शानदार कंटेंट के साथ सभी सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है। पशुपालन के भी बहुत ही शानदार जो पुराने पेपर है उनके अकॉर्डिंग हमने सवाल लिए और बाकी सभी में राजस्थान जीके को तो बहुत ही शानदार अच्छी तरीके से किया। राजस्थान का करंट अफेयर्स भी बहुत ही शानदार और राज्य व्यवस्था वगैरह सारा कंप्लीट मैटर बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना। ये देखो नंबर आपको ध्यानपूर्वक देख लेना, ये नंबर है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना, तब जाके आपको ई बुक मिल पाएगी। एक बार डेमो के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर जी हमारे को एक बार डेमो दिखा दो, तो आपको डेमो भी ज़रूर भेज देंगे ताकि आपको पता लगे कि हकीकत में ई बुक सही है कि नहीं है। फिर आपको पता लगेगा कि बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के साथ आपने ई बुक बनाई। आप खुद कह दोगे, हमारे को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब अपन क्लास की ओर विधिवत आगे चलते हैं क्या? ठीक है, पहले क्वेश्चंस की ओर आगे चल जाते हैं। आज की क्लास में अपन बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से पूरी क्लास को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कंटेंट के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। पहले ही क्वेश्चंस की ओर। पहला ही क्वेश्चंस क्या कह रहा है? राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है और कितना क्षेत्रफल है? सबसे छोटा कौन सा है? आज अपन थोड़ी थ्योरी के अनुसार भी क्लास लेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें थ्योरी थोड़ी पढ़ लेंगे ताकि उसमें भी आपके 2 या 3 क्वेश्चंस जो भी जितने क्वेश्चंस बनेंगे एक क्वेश्चंस के भीतर वो सारे क्वेश्चंस आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर राइट पहले तो बता दो कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला रहने वाला है? सर जी ये तो जैसलमेर रहने वाला है। जैसलमेर को राइट बताओ। जैसलमेर ही राइट होगा, क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है आपको पता है क्या? 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जैसलमेर में जैसलमेर जिला है। ठीक है, वो सबसे बड़ा जिला राजस्थान का। राजस्थान के सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला है। उसका कितना है? 3032 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो धौलपुर जिला सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ राजस्थान का सबसे छोटा जिला। इसी प्रकार आप ध्यान में रखेंगे, 2 ही जिलों को अलग अलग प्रकार से प्रश्न किसी भी तरह से आपको पूछे जा सकता है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थार के मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि पहला ही क्वेश्चन सरल आ गया इसका मतलब सभी क्वेश्चन सरल होंगे। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया, इसलिए आपको पूरी क्लास एंड तक जरूर देखना। आपको हकीकत में लास्ट में मेरे को बताना कि आपके 50 में से कितने सवाल राइट हुए हैं। इसी प्रकार से आपका क्लास के अंदर अपन आगे पॉलिटी भी रहने वाली है, कंप्यूटर भी रहने वाला, साइंस भी रहने वाली, इसी प्रकार सारी मतलब धीरे धीरे क्लास के अंदर अपन आगे बढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार प्रश्न आते रहेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने प्रश्न को पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि थार का मरुस्थल अन्य किस नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, बिल्कुल सही बता रहे हो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, जो लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ आपको पता है क्या? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दो मरुस्थलीकरण जो थार का मरुस्थल है कितने क्षेत्रफल में जो फैला हुआ है, और इनका अन्य नाम रहता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं जो थार के मरुस्थल को। राजस्थान के पश्चिम भाग में फैला हुआ राजस्थान का अधिकांश भाग थार का मरुस्थल कहलाता है, इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रम से अनुसार आपको ऊंची चोटी आनी चाहिए। गुरु से दे जरा आशीर्वाद, इसी प्रकार से क्रम के अनुसार भी अलग अलग चोटियाँ रहती है जो सबसे ऊंची रहती है। गुरु शिखर, गुरु से यानी फिर रहती है शेर, दे यानी दिलवाड़ा, फिर आशीर्वाद, फिर आ जाती है अपने दिलवाड़ा और फिर असलगढ़। इसी प्रकार से 5, तो इसी प्रकार से क्रम के अनुसार सबसे बड़ी से छोटी के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। ये भी सवाल बहुत बार बनते हैं। तो गुरु शिखर की आपको बताना है कि कुल कितनी ऊंचाई है, आपको पता है क्या? 1722 किलोमीटर। 1722 किलोमीटर में फैली हुई सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की जो गुरु शिखर है, कौन सी है? गुरु शिखर है। शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में भी है, और तारागढ़ एक बूंदी के अंदर है। सज्जनगढ़ कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर में। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखनी अलग अलग चोटियाँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। भाई किस स्थान पर होती है, किस जिले में होती है? या तो स्थान बताना है, कहाँ पर होती है, मतलब स्थान बताना है आपको। स्थान बताना है कोटा, माउंट आबू, जयपुर या बांसवाड़ा। तो ये तो माउंट आबू ही होगा, क्योंकि 200 मतलब मिमी के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर वर्षा होती है, तो वो माउंट आबू सिरोही के अंदर होती है। और जिला स्पेशली पूछ ले तो झालावाड़ जिला रहती है। झालावाड़ जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा की मात्रा रहती है। आपको साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर भी बताना, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो और पूरी क्लास अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अपन क्लास में प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आंसर देते जाएंगे। आपको आंसर भी साथ साथ में देना है, ताकि आपको रेगुलर क्लास में अच्छे से समझ में आए। राजस्थान की कौन सी झील जो नमक के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है? नमक के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, ऐसी कौन सी झील है? राजस्थान में सबसे अच्छा नमक होता है, और सबसे अच्छे नमक के लिए मानी जाती है जो सांबर झील है। बिल्कुल सर जी, सांबर झील को राइट बताओ, क्योंकि सांबर झील में 7.8% देश का नमक उत्पादन करता है सांबर झील, जो जयपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंबल नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है? किस भाग में बहती है आपको पता है क्या? किन किन राज्यों में बहती है ये भी पता होना चाहिए। कितने जिलों में बहती है ये भी पता होना चाहिए। कौन कौन सी सहायक नदी है ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता हो तो भी आप एक बार जरूर लिखना, ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी संबल नदी के बारे में। संबल नदी को आप एक तरीके से थोड़ा मतलब पूरा तो नहीं लिख पाओगे इतना, लेकिन शॉर्ट में जो जानकारी आपको पता है वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लो। ये दक्षिणी पूर्वी, बिल्कुल सही बता रहे हो, दक्षिणी पूर्वी होगा, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी में दक्षिण से होती हुई ये पूर्वी अपने उत्तर प्रदेश के आसपास यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। राजस्थान के दक्षिण से होकर पूर्व में बहती है ये नदी संबल नदी। ठीक है, उत्का तिसलाकृति भूमि के लिए भी ये अपने मानी जाती है। बीएड भूमि सबसे ज़्यादा है, बीएड अच्छी प्रकार, इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। ये इसके अंदर आपको ऑप्शन 2 दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता तो होगा ही कि राजस्थान में सबसे मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है वो बांसवाड़ा जिला से है, लेकिन जो समीप से गुजरती है सिकली गाँव जो डूंगरपुर का है वो भी राइट होगा, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले हैं जहाँ राजस्थान के अंदर कर्क
रेखा 26 किमी जो राजस्थान के अंदर जो गुजरती है राजस्थान से, ये ध्यान रखेंगे। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर का मतलब किनारा लगता है, इसका एक गांव रहता है सीखली गांव। सीखली गांव से होकर गुजरती है। बाकी बांसवाड़ा से मध्य से होकर गुजरती है राजस्थान के अंदर मुख्यतः कर्क रेखा। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में कौन सी नदी जो वन नदी या वर्णासा के नाम से जानी जाती है। पहले तो आपको वन नदी के बारे में प्रश्न पूछा है, इसको अन्य नाम वर्णासा भी कहते हैं। ये ऐसी कौन सी नदी है जिनका ये नाम है? क्या बनास नदी है, क्या लूणी नदी है, साबरमती या कोठारी? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बनास नदी होगी, बिल्कुल सर जी, ये तो बनास नदी होगी, क्योंकि बनास नदी को ही वन नदी या वर्णासा के नाम से जाना जाता है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है ये बनास नदी। आपको नदियों के उद्गम स्थल भी आने चाहिए, और नदियों का अच्छा खासा सवाल एग्जाम में बनने के लिए 100% संभावना रहती है। हर एग्जाम में नदियों के सवाल आते हैं। और राजस्थान जीके के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे पता है? एलएसए के अंदर 30 क्वेश्चन आने की संभावना है, और बाकी पोर्शन आप पढ़ रहे हो तो 5-5 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के 5 आने की संभावना है, 5 पॉलिटी के आ जाएंगे, 5 साइंस के आ जाएंगे, और 5 आपका जो बेसिक रहते हैं अर्थव्यवस्था वगैरह करंट अफेयर्स, इनके मिला के आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको 50 क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको मेंटेन करके पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीके का पोर्शन है, तो 30 क्वेश्चन तो जीके का बनेगा, और बाकी 20 क्वेश्चन है वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो उसके अनुसार ये 20 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो 50 नंबर का पोर्शन आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। अब मात्र कम समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिविजन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देखनी है, ताकि आपको हमारी जो पुरानी भी क्लासें प्ले लिस्ट में लग रही है, वो भी बहुत सारी क्लासें, 100 से भी ज़्यादा क्लासें ली है, वो भी क्लासें आप जरूर देखना, ताकि आपको एलएसए के लिए बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से आपका जीके और सारे और भी सब्जेक्ट वो भी कवर हो पाए। तो बाकी सब्जेक्ट भी आप जरूर देखना, ठीक है। अपन अब 90 क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर जी जानकारी न दिया करो, हम परेशान होते हैं क्लास के अंदर। क्योंकि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बच्चे नए जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं रहता है, तो उनके लिए जानकारी देना अति आवश्यक रहता है। तो आपको पढ़ाते हैं, जरूर पढ़ाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेगुलर क्लास देते हैं कम्युनिटी के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, हर जगह आपको व्हाट्सअप चैनल के भी माध्यम से जुड़ना है, ताकि व्हाट्सअप के जरिए भी आपको वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और बुक के बारे में एलएसए की जो हमारे जो बुक है, जो ई बुक बनी है, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप के जरिए मिलती है। व्हाट्सअप नंबर आपको पता होगा, पहले ही हमने बता दिया था। तो इसी प्रकार के हर जगह आपको जुड़ोगे तो कहीं न कहीं आपको एलएसए के लिए बहुत सारा फायदा होगा। और हम स्पेशली एलएसए के लिए ही तैयारी करवा रहे हैं, इस बार एलएसए के लिए स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं, तो आप जरूर जुड़ना, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण सबसे अधिक की समस्या राजस्थान के किस भाग में देखने को मिलती है? ये तो पश्चिम में देखने को मिलती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पश्चिम में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण फैला हुआ है। राजस्थान में थार का दौरा और रेतीले दौरे, ये उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी भाग में मरुस्थलीकरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब क्लास के अंदर आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी दे दी, अब और आगे जानकारी होगी तो जानकारी आगे देंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? कौन कौन सी नदियां हैं इनसे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? क्या यमुना से निकाली, क्या गंगा से निकाली, क्या सतलुज या व्यास से, या ब्रह्मपुत्र से? सर जी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरे सिंपल नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें सतलुज और व्यास दोनों नदियां होगी, जो इंदिरा गांधी नहर वहाँ से निकाली गई है, सतलुज और व्यास नदी। बिल्कुल ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी को तमाम बच्चे राइट बताओ, बाकी गलत बताओ। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया? सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता है क्या? जल्दी से देख के कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 18 जून 1577 को लड़ा गया था भाई, 1577 को। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं क्या? बिल्कुल सर जी आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन से बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है कि चित्तौड़ की तीसरी जो शाखा हुआ था, चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, उसके समय कौन कौन से मतलब युद्ध के समय कौन से शासक थे? उन शासक का नाम बताना है भाई।
चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था उस समय उदय सिंह द्वितीय थे। कौन थे? उदय सिंह द्वितीय थे। बिल्कुल सर जी, उदय सिंह द्वितीय थे जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ उस समय। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास रहने वाला है कि रानी पद्मिनी ने जोर किया और आक्रमण कब हुआ? आक्रमण किसके उस समय शासक कौन थे? जो रानी पद्मिनी ने जोर किया था उस समय आक्रमण के समय शासक कौन थे? आपको पता है क्या? 13वें का राइट आंसर बताना है मेरे को। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो रानी पद्मिनी ने जोर किया था चित्तौड़ के अंदर उस समय कौन थे? मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी थे। तो ये ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? मेवाड़ में जो पहली राजधानी कौन सी थी? उदयपुर थी क्या, नागदा थी, कुंभलगढ़ थी या बूंदी थी? सर जी नागदा को राइट बताओ। बिल्कुल नागदा ही राइट होगा क्योंकि नागदा मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? आपको हाथी का नाम भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था, प्रिय घोड़ा का नाम आप पहले तो बता दो, फिर हाथी का नाम कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना। ठीक है जी, इसका राइट हो जाएगा सेतक। सेतक ही था जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। हाथी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है कौन कौन राइट बताता है, पता लगता है। ठीक है, कौन कौन राइट बताता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लो। तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लो। राजस्थान में मारवाड़ के संस्थापक कौन थे भाई? राजस्थान में मारवाड़ के सर्वप्रथम संस्थापक कौन थे? क्या आपको पता है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राव सुंडा। राव सुंडा ही थे जो मारवाड़ के संस्थापक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस राजपूत शासक को हिंदू पद की उपाधि दी थी भाई? हिंदू पद किसकी उपाधि थी? जल्दी से आप सारे ऑप्शन देखो और राइट आंसर बता सकते हो। हिंदू पद किसकी थी? राणा सांगा की थी। राणा सांगा की थी। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है कि राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया राजस्थान के अंदर? जो कुंभलगढ़ कटारगढ़ के अंदर बना हुआ है भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के अंदर। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। किन्होंने बनाया था आपको पता है क्या? महाराणा कुंभा ने बनाया था भाई कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा ने ही बनाया था कुंभलगढ़ दुर्ग। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, इसका बी राइट हो जाएगा। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ना हो, बच्चे परेशान हो जाएंगे रे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का शासक केंद्र कौन सा था? मतलब कहाँ के शासक थे जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो कहाँ का शासक के समय वहाँ का केंद्र कौन सा था? क्या अजमेर था, क्या चित्तौड़गढ़ था, जयपुर था या रणथंभौर था? चित्तौड़ नहीं था, इसमें अजमेर था। बिल्कुल अजमेर को ही राइट बताओ क्योंकि अजमेर ही था जो पृथ्वीराज चौहान वहाँ के शासक के समय वहाँ का केंद्र था अजमेर। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था भाई? अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? जो अजमेर में बना हुआ है भाई 2.5 दिन का झोपड़ा, उनका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 20वें का फर्स्ट ही राइट होगा, फर्स्ट ही राइट होगा। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है भाई, कला संस्कृति से क्वेश्चंस आया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गौरी किस जनजाति से संबंधित लोक नाट्य भाई? क्या भील से, मीणा से, ग्रासिया से या सेरिया से? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भीलों के लिए है भाई गौरी, भीलों के लिए। अच्छा क्वेश्चन, फर्स्ट ही राइट होगा, ये इसका राइट हो जाएगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है भाई? राज्य नृत्य कौन सा है? क्या आपको पता है क्या राज्य नृत्य? राज्य नृत्य है घूमर। बिल्कुल घूमर, पहला ही राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन
कि पेशवाइया चित्रांकन के लिए संबंधित कौन सा है? पेशवाइया चित्रांकन कहाँ की प्रसिद्ध है? पेशवाइया चित्रकला के लिए नाथद्वारा राजसमंद की पेशवाइया चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद, इसका बी राइट होगा। बी राइट बताओ, तमाम बच्चे बी को राइट बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। आपको साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बताना ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ जाए पूरी। मांडना किस कला के रूप में लोक कला रहती है भाई? मांडना जो कला रहती है लोक कला किसके लिए मानी जाती है भाई? लोक गीत के लिए, चित्रांकन के लिए, लोक नाट्य के लिए या वादन के लिए? बिल्कुल सर जी, ये तो चित्रांकन बताओ, क्योंकि चित्र डोरते हैं कोई भी अपन, मतलब कच्ची जो मिट्टी की जो मतलब दीवार रहती है उस दीवार पर मतलब क्या कोरे जाते हैं? चित्र कोरे जाते हैं, उसको ही बोला जाता है मांडना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मांडना कन्फ्यूज नहीं होना, ये चित्रांकन का एक प्रकार है, चित्रांकन के लिए एक लोक कला के रूप में मानते हैं। ठीक है जी, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र जो फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? फड़ के लिए कौन सा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? जो फड़ जहाँ की प्रसिद्ध है, पता है क्या आपको? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। फड़ तो भीलवाड़ा, श्रीलाल जोशी जो 2006 में पद्मश्री से सम्मानित है और भीलवाड़ा के जो फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आपको सारी जानकारी ध्यान में रखनी भीलवाड़ा जिले के बारे में। ठीक है, तेरह ताली नृत्य से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जो महिलाएं, जो तेरह ताली की जो महिलाएं होती है, वो महिलाएं जो नृत्य करती है वो किस जनजाति मतलब समुदाय से जुड़ा हुआ है भाई? क्या ग्रासिया से, कालबेलिया से, कामड़ से या कमार से? बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कामड़ जनजाति, कामड़ समुदाय के जो लोग रहते हैं वही महिलाएं रहती है। वो महिलाएं जो तेरह ताली नृत्य करती है वो कामड़ जाति की महिलाएं होती है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी हस्तकला से संबंधित क्वेश्चंस है कि कठपुतली कला से संबंधित राजस्थान में कौन सा जिला प्रसिद्ध है कठपुतली कला के लिए? क्या आपको पता है क्या? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। उदयपुर जिला, बिल्कुल उदयपुर जिला ही है जो कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार, अच्छे प्रकार से बता रहे हो आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है कि बपंग वाद्य यंत्र किस लोक गायन शैली से प्रयोग में लेते हैं भाई? कौन सी शैली बपंग के लिए वाद्य शैली के रूप में अपन गायन के रूप में प्रयोग में लेते हैं? पिंगल, बिल्कुल पिंगल ही होगा, क्योंकि हुजूर खां मेवाती अपने जो अलवर के आसपास के इन जिलों में जो बपंग वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है और जो वहाँ की जो पिंगल शैली मानी जाती है, जो पूर्वी इलाके रहते हैं वहाँ की पिंगल, और राजस्थान की जो पश्चिमी इलाका रहता है और जो जैसलमेर, जोधपुर वगैरह, तो यहाँ डिंगल बजाया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग शैलियाँ रहती थी, पिंगल और डिंगल। पश्चिम में बता दे तो आपको बता देना है डिंगल, और पूर्वी में बता दे तो पिंगल बता देना है। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार है कि राजस्थान में मांड जो गीत रहते हैं वो किस विषय पर आधारित है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। वीर रस पर आधारित है, वीर रस पर। मांड किस पर आधारित है? वीर रस पर आधारित है। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई कि सरी नृत्य की जो महिलाएं रहती है वो कौन सा नृत्य के लिए प्रयोग में लेती है जो महिलाएं? क्या पानी का मटका, दीपक, तलवार या फूल? दीपक जलाती है भाई, और नृत्य करते समय सरी नृत्य करती है, मटके में दीपक रखकर दीपक जलाई जाती है, उसको ही कहा जाता है सरी नृत्य करते समय दीपक को जलाया जाता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। देखो बाद में भी जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी जानकारी देना अति आवश्यक है, तो उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए एक ई बुक का निर्माण किया गया है। ई बुक में क्या रहने वाला है कि राजस्थान के मतलब तमाम आपको जो LSA की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए भाई आपने एक ई बुक नॉर्मल ई बुक बनी है जो आपको कम फीस में, मतलब नॉर्मल जैसे प्रश्नों में नॉर्मल नहीं, जैसे कम फीस में नॉर्मल, मतलब बहुत ही कम दाम में आपको कम 49 रुपये में आपको 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही शानदार और वन लाइनर। आप प्रश्नों को देखना, एक बार डेमो के जरिए भी मैसेज करना कि सर जी हमारे को डेमो दिखाओ। आपको बाद में हकीकत में पता लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत ही शानदार लिए और सर जी हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड लिए, और जितने भी बच्चों ने आज तक लिए उन्होंने कहा कि हकीकत में सर हमने जो ई बुक देखी, हकीकत में राजस्थान में एक तरफा LSA के लिए आपने ई बुक बनाई और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ई बुक थी, उससे पढ़ने पर हमारे को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। हमने नोट्स भी निकलाए
हमने कंप्यूटर से भी प्रिंट को निकलवा कर भी बच्चों ने खूब सारा पढ़ा, इसलिए उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारे से ली है, उनके लिए भी अच्छे तरीके से पढ़ा, इसलिए आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको ई बुक परचेज करवा लेंगे। मैसेज इसी नंबर पर करना है, बाकी नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ई बुक परचेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे व्हाट्सअप नंबर पर यही जो आपको नंबर दे रखे हैं इसी पर आपको मैसेज करना है। कई बच्चे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं और अलग अलग जगह मैसेज करते हैं, फिर आपको वहाँ से ई बुक परचेज करवाना संभव नहीं है। आपको केवल व्हाट्सअप नंबर दे रखे इस पर ही मैसेज करना है, ताकि आपको इस पर अपन ई बुक भेज सके। और बहुत ही शानदार अच्छी प्रकार से आपको ये सब्जेक्ट दे रखे अलग अलग, इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को समावेश दिया है। अब 500 न होकर 700 क्वेश्चंस कर दिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के, मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं है, भरपूर कंटेंट है। आप एक बार देखोगे तो हकीकत में सर कितना कंटेंट दे दिया, इतना कंटेंट हमारे को पहले दे देते तो हम एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेते। तो अभी भी आपके पास वक्त है, जो कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, तो इसी प्रकार से आपको अभी भी वक्त है, आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। ई बुक को आराम से 5 या 7 दिन के भीतर आप कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा कोई ई बुक में ज़्यादा नहीं है। आप वन लाइनर क्वेश्चन से क्वेश्चंस पढ़ा, आंसर पढ़ा और सीधा दिमाग में याद, मतलब ऐसे क्वेश्चन से मतलब आपको ज़्यादा मतलब खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है, MCQ नहीं है या 4 ऑप्शन को ढूंढना पड़ता है कि कौन सा राइट है कौन सा सही है, ऐसा नहीं है। केवल क्वेश्चंस दे रखा है फिर आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आपको ई बुक को परचेज कर लेना, ठीक है। ये ई बुक है, ये देख लो आप आराम से, और इस नंबर पर मैसेज कर लेना, फिर अपन व्हाट्सअप के जरिए आपको बात कर लेंगे वहाँ पर, और उसी पर आपसे ई बुक परचेज करवा देंगे, ठीक है। कोई भी समस्या हो इसी नंबर पर आप मैसेज करना मेरे को। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी भाई। सर्वप्रथम जो अपना राजस्थान राज्य बना उसकी स्थापना डेट सहित आपको बतानी है। तो 30 मार्च 1949 को अपना राजस्थान राज्य बना, 30 मार्च 1949 को बना था। बहुत ही शानदार, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। आपको पॉलिटी भी बहुत ही शानदार पूछी जाएगी, लगभग 5 से 7 5 क्वेश्चन तो मान के रखो कि 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, निर्वासित कौन थे, टीकाराम पालीवाल या हीरालाल शास्त्री। आपको इस दोनों में से कंफ्यूज कई बच्चे हो जाते हैं कि पहले निर्वासित बताए या मनोनीत बताए। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पूछ ले तो आपको हीरालाल शास्त्री बताना, ठीक है, हीरालाल शास्त्री बताना। और टीकाराम पालीवाल तो निर्वासित मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। निर्वासित पूछ ले तो ये आपको बताना है टीकाराम पालीवाल, न कि पहले बता दो। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। वर्तमान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 200 सीटें। कुल कितनी सीटें हैं, 200 सीटें। 25 सीटें कितनी है, लोकसभा की है। 10 सीटें किसकी है, राज्यसभा की है। तो इसी प्रकार से आपको तमाम अलग अलग सीटों को ध्यान में रखना है। फिर 200 सीटों में SC की कितनी है, ST की कितनी है लोकसभा के अंदर, फिर राज्यसभा के अंदर। इसी प्रकार को आपको क्रम के अनुसार भी ध्यान में रख के जाना है। तो आपको क्या है कि एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न आ जाए तो सिंपल क्वेश्चन भी आपके गलत ना हो। और पॉलिटी आपके ज़्यादा नहीं है, कम से कम 10 दिन भी ढंग से आपने पढ़ लिया तो पॉलिटी एकदम क्लियर हो जाएगी, और 10 दिन में आप अच्छे से पूरे में से पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो एकदम कंप्लीट तरीके से। राजस्थान में जो विधायकों का जो कार्यकाल रहता है कितने वर्षों तक रहता है, जो विधायक रहते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है, 5 वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा को आपको अलग अलग पूछ ले तो लोकसभा के अंदर 5 साल कार्यकाल रहता है, और राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं उनका 6 वर्ष कार्यकाल रहता है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कि राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है भाई। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि राजस्थान में उच्च न्यायालय, जो राजस्थान में किस जिले में राजस्थान का उच्च न्यायालय, जोधपुर जिले में। कहाँ पर है, जोधपुर जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है क्या, उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी भाई, 1949 में हुई थी। और खंडपीठ कहाँ है, जयपुर के अंदर। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी। 1977 बता रहे हैं तो इसका मतलब ये खंडपीठ है, ये भी जयपुर में हुई है, और ये जोधपुर में हुई है, जो 1949 में राजस्थान का जो उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको मैंने करंट अफेयर्स के जो ई बुक में भेजा है ना, सारा एकदम नवीनतम पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार, मतलब जितने भी कि भाई राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और भी मतलब बहुत सारे जो पुलिस कमिश्नरेट वगैरह, मतलब सारे जितने भी मतलब आपको मतलब करंट अफेयर्स के बेस से पढ़ाया है या जो भी ई बुक के अंदर भेजा है, तो वो आपको एक बार अच्छे से वो पूरा पेज पढ़ लेना, ताकि उसमें से क्या है कि करंट अफेयर्स के एक आध दो आध क्वेश्चंस मंत्रिमंडल से पूरा एकदम कंप्लीट करके आपको दिया है, तो मंत्रिमंडल से भी एक दो क्वेश्चंस बनने की चांस है। और राजस्थान में कौन क्या कब, इसके बारे में भी एक शार्ट बन के आपको जो फर्स्ट पेज में दिया था वो भी आपको अच्छे से, जिन्होंने भी ई बुक लिया है तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और बहुत अच्छे से आपने मतलब एग्जाम में जब भी आएगा तो आपका राइट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आने की संभावना 100% रहेगी। अब इसका राइट आंसर बता दो, तो वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी है जो राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है। भाई किनके, विधानसभा के अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई। भाई राजस्थान में पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो कब लागू हुई थी सर्वप्रथम, तो 1959 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम उद्घाटन किया था, किस गांव में किया था, बगदरी गांव नागौर के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 में। राजस्थान में सर्वप्रथम हुई और 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश के अंदर सेकंड बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, राजस्थान जो प्रथम देश का प्रथम जो राज्य था जिन्हों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, तो ये अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जो प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी, कौन सी महिला थी जो प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी जिनके राजस्थान में प्रथम जो सीएम बनी, राजस्थान में प्रथम सीएम बनी महिलाओं में। आज हमने टेलीग्राम पर कौन क्या मतलब इसके बारे में जो प्रथम कौन थे राजस्थान के अंदर, वो हमने पूरा शार्ट एकदम व्यवस्थित तरीके से हमारे हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आपको टेलीग्राम के जरिए आपको भेज दिया है। तो जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उन टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाओ, ताकि आपको हर समय हर इन्फॉर्मेशन और हर नोट्स वगैरह और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे पास, तो वो आपको केवल मात्र हमारे पास एक टेलीग्राम ऐसा साधन है जिस पर आपको अच्छे से पूरे कंप्लीट तरीके से आपको जानकारी मिल सके। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या यूट्यूब के पीछे आप जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वहाँ जाकर भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप जरूर जुड़ना, ताकि आपको वहाँ जाकर बहुत अच्छा जानकारी मिलेगी, और जो भी आपके अंदर मतलब पढ़ने की इच्छुक हो वहाँ पर आपको जरूर आपको मैसेज भी भेजे हो। कोई बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर जी हमारे को राजस्थान जीके के नोट्स भेजा करो, तो वो भी हमारे को आपको टेलीग्राम के जरिए आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब इसका राइट आंसर बता दिया ना। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। लोकायुक्त रहता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट या विधानसभा। विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं वो। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होता है जो लोकायुक्त उनकी नियुक्ति करता है, कौन करता है, मुख्यमंत्री। ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या लीवर। यकृत या लीवर है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा, मस्तिष्क, फेफड़े या जठर जो रस रहता है इनके द्वारा। तो फेफड़ों के द्वारा मनुष्य श्वसन को लेता है, सांस को लेने के लिए क्या काम में लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा। तो मनुष्य फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। साइंस में आपके नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाएगी। इसी प्रकार से कोई मात्रक हुआ या किसी की खोज हुई या किसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इसी प्रकार से सवाल आपके पूछे जाएंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का, किसका है, दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ध्यान में रखेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही शानदार है, लेकिन इसके अंदर 2 आंसर हो रहे हैं, वो आपको पता लग रहा है क्या? तो पता लग रहा हो तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना कि द्रवित जो प्राकृतिक गैस रहती है एलपीजी, इनका मुख्य घटक क्या रहता है? क्या मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन? कौन सी जो गैस रहती है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस के अंदर एलपीजी के अंदर अपन काम में लेते हैं? एलपीजी के अंदर काम में लेते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों ही आंसर राइट होंगे, क्योंकि प्रोपेन भी लेते हैं और ब्यूटेन भी लेते हैं। इसका सी और डी दोनों ही राइट होगा, सी और डी दोनों ही राइट होगा, क्योंकि दोनों ही काम में लेंगे एलपीजी के लिए। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है। क्या बताया जा रहा है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, या क्यों होता है रक्त का लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन के कारण ही शरीर के अंदर रक्त का लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अब अपना कंप्यूटर लास्ट रहा है, फिर अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। कंप्यूटर को एक जान लो, फिर कंप्यूटर के बारे में कितने अच्छे सवाल बनाए हैं कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी रहती है उस तकनीकी को क्या कहा जाता है? जो पहली पीढ़ी रहती है उनका उपयोग में कौन सी पीढ़ी को लिया गया? क्या ट्रांजिस्टर को लिया गया, वैक्यूम ट्यूब को, या माइक्रोचिप को, या आईसी को? प्रथम पीढ़ी में कौन से तकनीकी को लिया गया भाई? वैक्यूम ट्यूब। बिल्कुल सही बता रहे हो, वैक्यूम ट्यूब को ही लिया गया था प्रथम पीढ़ी के रूप में। सही बता रहे, तमाम बच्चे सही बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 47वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। आज अपन 85 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही शानदार क्लास रही। और 47वां क्वेश्चंस पहले तो राइट आंसर बताओ आप जल्दी से देख के। इनपुट डिवाइस कौन सी है भाई? इनपुट डिवाइस कौन सी है? क्या मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या स्पीकर? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। माउस। बिल्कुल, माउस एक क्या है भाई? इनपुट डिवाइस। बाकी क्या है? प्रिंटर है, जो मॉनिटर है, स्पीकर है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस से एक आध सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आज ही रट लो इनपुट कौन से, आउटपुट कौन से, ध्यान में रख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग है भाई, वर्ड प्रोसेसिंग है जो एमएस वर्ड है। किस प्रकार का प्रोसेसिंग है? वर्ड प्रोसेसिंग को रूप में अपन काम में लेते हैं एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर के रूप में, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत डिलीट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में अपन ये क्वेश्चंस को आपको नहीं मानना, ठीक है? इसके अंदर क्या करते हैं कि भाई जो कोई फाइल रहती है, जो फाइल एक बार डिलीट हो जाती, उन डिलीट फाइल को आपको पुनः मतलब अपने डाटा या फ़ोन के अंदर लेना है। जो डिलीट हुआ डाटा को आपको पुनः फ़ोन में लेना है, तो ये प्रक्रिया किसके अंदर होती है? रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन का कार्य क्या रहता है कि आपका डाटा जो एक बार मतलब फ़ोन से डिलीट हो गया है, वो डिलीट हुआ डाटा आपको पुनः वापस फ़ोन में लिया जाता है, वही प्रक्रिया रहती है रिसाइकिल बिन में। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, जो फाइल डिलीट हो गई है उस फाइल को वापस पुनः मतलब फ़ोन के अंदर लिया जाना रिसाइकिल बिन कहलाता है। और इंटरनेट के जनक कौन है? विंटर सर्फ है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रश्न सीखने को मिल गया कि इंटरनेट के जनक पूछ ले तो इंटरनेट के जनक कौन है? तो विंटर सर्फ है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्वेश्चन सीखने को मिल गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले कौन से आवश्यकता रहती है? सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर चलाना है, उसके लिए क्या आवश्यकता रहती है? मॉनिटर की, इंस्टॉलाइजेशन की, इंटरनेट की, या पावर की? सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर चलाना है तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता रहती है? इंस्टॉलाइजेशन की। इंस्टॉलाइजेशन, ये ध्यान में रखेंगे, इसका बी राइट होगा। बी राइट होगा, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं किसी को। बहुत ही शानदार आज की क्लास, बहुत ही बेहतरीन रही। और आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक शानदार जानकारी देंगे कि ई बुक के लिए जिन्होंने भी ई बुक परचेज करना चाहता है, आपको इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको ज़रूर भेज दी जाएगी, ठीक है? ये नंबर दिख लिए, इसी नंबर पर आप मैसेज कर लेना, आपको ई बुक को परचेज करवा दी जाएगी, ठीक है? कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई समस्या है, जो भी कोई दिक्कत है, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी हर जगह आप मैसेज करेंगे तो आपको मैं रिप्लाई नहीं दिया पाएगा, इसलिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और कोई भी परेशानी हो, ठीक है? और बाकी ई बुक के लिए इसी नंबर पर संपर्क कर लेना, आपको ई बुक परचेज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है? अब अपन क्लास को समाप्त करेंगे। यही क्लास बहुत ही शानदार आज की क्लास रही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी विद्यार्थियों के लिए।